एपिसोड 51 रुद्राक्ष और ख्वाहिश का रोमांस। रुद्राक्ष और सूरज की टक्कर। तुम ठीक हो ना स्वीट हार्ट? ख्वाहिश अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, आपने सिगरेट पी है ना? ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्राक्ष पहले तो उसे घूरने लगता है पर फिर एकदम से उससे दूर हो जाता है। अब आगे रुद्राक्ष ख्वाहिश से दूर होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? ख्वाहिश अपना मुंह फुलाकर अपना सिर में हिलाकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। वह तो अच्छा हुआ वक्त रहते आप मुझसे दूर हो गए, वरना और करीब आते ना तो हमारी उल्टियाँ शुरू हो जाती। रुद्राक्ष अपने बालों में हाथ घुमाकर धीरे से बोला, हाँ और फिर मुझे फिर से कपड़े चेंज करने पड़ते। ख्वाहिश अपनी आंखें छोटी करके रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? रुद्राक्ष अपने डेस्क से अपना मोबाइल नहीं उठाते हुए बोला, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो मोबाइल को अपनी जेब में डालकर ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बोला, तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट? तुम कहो तो हम अभी हॉस्पिटल जा सकते हैं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो तो, या फिर हम डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल से हमारा दिन ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। हम ऑफिस, कॉलेज और फिर 5 दिन बाद आरुषि की शादी है, तो शायद उस चीजों में भी बिजी हो जाए, जिस वजह से हम हमारा सारा काम कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे आपको अपने काम में कोई दिक्कत ना हो। हम ठीक हैं। ख्वाहिश रुद्राक्ष को आंखों में देखकर बोली। रुद्राक्ष गहरी नजरों से ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था। वह जैसे ही कुछ कहने वाला था उसका फोन बजता है। वह देखता है कि श्री का कॉल आ रहा था। वह ख्वाहिश के बालों पर किस कर लेता है और बोला, अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आदि है उसे बोल देना, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। ख्वाहिश बिना उसकी तरफ देख बस अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्राक्ष उसे देखते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। ख्वाहिश अपने केबिन में जाती है और अपने चेयर पर बैठकर अपना सर डेस्क पर रखते हुए बोली, है माता रानी क्या करें हम? रुद्राक्ष से झूठ भी नहीं भूल सकते, पर ये बात उन्हें पता चल ही जाएगी। उन्हें किसी और से पता चल जाएगा तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है उन्हें कुछ भी बताने की। हमें पता है वह बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ऑक्शन हॉल। यहाँ पर किसी जमीन का ऑक्शन होने जा रहा था, जिसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और लैंड डीलर्स आए हुए थे। रुद्राक्ष भी यही आने वाला था। ज्यादातर सभी लोग आ चुके थे, रुद्राक्ष अभी नहीं आया था। तभी उस हाल के बाहर 4 गाड़ियां एक साथ आकर रुकती है। वहां पर जितने भी मीडिया वाले थे वह सब उन गाड़ियों को अपने मीडिया पेज पर कवर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर से कौन आने वाला है। 3 गाड़ियों में गार्ड्स थे और जो बीच वाली कार थी उसमें से पहले श्री बाहर आता है। वो रुद्राक्ष की साइड का डोर ओपन करता तो रुद्राक्ष अपने फुल एटीट्यूड के साथ कार से बाहर आता है। सभी गार्ड्स रुद्राक्ष को घेर रखा था, कोई उसे देख नहीं पा रहा था। मीडिया वाले उसकी फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं था। रुद्राक्ष का एक बाल भी उन्हें देखने को नहीं मिल रहा था। रुद्राक्ष जैसे ही अंदर आता है, हाल में बातें होने लगी थी और सब लोग ऊपर नीचे होकर रुद्राक्ष को देखने की कोशिश कर रहे थे। रुद्राक्ष सबको इग्नोर करके सीधा अर्थ और कबीर के बाजू में फर्स्ट रो सीट में बैठ जाता है। वह दोनों रुद्राक्ष की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, पर रुद्राक्ष उन दोनों को एक नजर देखता भी नहीं है। वो आगे की तरफ देखने लगता है। अर्थ रुद्राक्ष के सामने अपना हाथ हिलाकर बोला, भाई कैसा है? तुझसे बात कर रहे हैं हम। रुद्राक्ष उसकी बात का फिर से कोई जवाब नहीं देता। कबीर रुद्राक्ष के पास जाकर धीरे से बोला, अगर तू नाराज हो रहा है बीवियों की तरह तो मैं तुझे बता दूं कि तुझ पर यह रोल बिल्कुल सूट नहीं करता, ये तू किसी और के लिए रहने दे। रुद्राक्ष बस अपनी जलती नजरों को घुमाकर उन दोनों की तरफ देखता है तो वह दोनों चुपचाप अपनी चेयर से चिपक कर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पर ऑक्शन शुरू हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी बोली लगा रहे थे। उस जमीन की कीमत 100 करोड़ पर आकर रुकी थी। अर्थ और कबीर भी बोली लगा रहे थे, बस रुद्राक्ष चुप था। अर्थ और कबीर को भी पता था कि वह चुप क्यों है। जैसे ही बोली आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे करके सब लोग बोली लगाना बंद कर रहे थे। अब उस जमीन की कीमत 200 करोड़ पर आकर रुकी थी। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, 201 करोड़। सब लोग रुद्राक्ष की तरफ देखने लगते हैं। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी कोई और इंसान हाल के अंदर आते हुए अपने कड़क आवाज में बोला, 210 करोड़। सब लोग अपनी नजरें घुमाकर हॉल के बीच में देखते हैं, जहां पर एक लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का खड़ा था। अर्थ और कबीर दोनों ही रुद्राक्ष से बोले, सूरज दीवाना आया है। रुद्राक्ष बिना सूरज को देखे अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? आरती उतारो, उसके आया है। हर कोई आया है और सबको पता है कि इस लैंड में कितना फायदा होने वाला है, और जहां फायदा होता है सूरज दीवाना तो क्या बिजनेसमैन वही देखा जा सकता है। रुद्राक्ष बोला, 220 करोड़। सूरज भी वैसे ही बोला, 230 करोड़। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, 250 करोड़। रुद्राक्ष की इस बोली के साथ पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। सूरज एक नजर रुद्राक्ष की तरफ देखता है। वह अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोला, यह जमीन तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं ले जाने दूंगा। रुद्राक्ष सिंह शेखावत। सूरज बिना किसी भाव के बोला, 300 करोड़। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उस इंसान की तरफ देखता है जो बोली लगा रहा था।
रुद्राक्ष की नजरों को अपने ऊपर पाकर वह आदमी थोड़ा हट जाता है। वह अपनी नजरें झुकाकर बोल, 300 करोड़, 1, 300 करोड़, 2, 300 करोड़, 3, यह जमीन सूरज दीवान की होती है। उसके कहने के साथ ही पूरे हॉल में तालियां की आवाज गूंजने लगती है। अर्थ रुद्राक्ष से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ तुझसे कंपटीशन जीतने आया था। रुद्राक्ष अपना सिर्फ नामे हिलाकर बोला, नहीं, रुद्राक्ष सिंह शेखावत का कंपटीशन सिर्फ रुद्राक्ष सिंह शेखावत से है, ना कि किसी और से। और मैं सूरज दीवान को अपना कंपटीशन भी नहीं मानता। अगर उसे मुझे कोई दिक्कत है तो मुझे नहीं पता, उसने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। पर हाँ, अगर उसने कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। रुद्राक्ष वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। क्या हुआ? रुद्राक्ष सिंह शेखावत एक लैंड नहीं खरीद पाया, और वह भी सिर्फ 300 करोड़ में। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है तुम्हारे लिए। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर अपनी जेब में हाथ डाले बिना किसी भाव के बोला, मुझे नहीं लगता कि इस जमीन में 300 करोड़ इन्वेस्ट करके मेरा कोई फायदा होने वाला था, इसलिए मैंने आगे बोली रोक दी, वरना 300 करोड़ क्या, मैं 3000 करोड़ सही जगह पर लगाने से पहले एक बार भी ना सोचूं। पर उस चीज में मेरा कोई फायदा होना चाहिए। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो किसी को दिखाने के चक्कर में खुद का ही नुकसान करवा लूं। सूरज उसे घूरते हुए बोला, तो क्या है तुम्हारा फायदा? लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, उन्हें टॉर्चर करना, या फिर द ग्रेट रुद्राक्ष सिंह शेखावत होने का दावा करना? रुद्राक्ष अपना एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है, और मैं जानना भी नहीं चाहता, सो गेट लॉस्ट। इतना कहकर वह आगे बिना सूरज की कोई भी बात सुने बाहर की तरफ निकल जाता है। सूरज बस अपनी मुठ्ठियां कसे उसे जाता हुआ देख रहा था। रात का वक्त, ख्वाहिश का रूम। ख्वाहिश अपने बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी। उसने इस वक्त एक हॉट शावर लिया था और वह बहुत फ्रेश लग रही थी। वह अपना मुंह बिगाड़कर अपने पैरों पर लोशन लगाते हुए बोली, कितने बुरे हैं, वह अभी आता हूँ कहकर वापस ही नहीं आए, चले गए। क्या बात हुई? अरे भाई, हम इंतजार कर रहे थे, हमें बात करनी थी आपसे। जब हम नहीं बताएंगे तब जाकर हम पर गुस्सा करेंगे कि हमने उनसे कुछ कहा ही नहीं। गधा बेवकूफ, ये किसे गालियां दिए जा रही हो तुम? एक गहरी आवाज ख्वाहिश के कानों पर पड़ती है। ख्वाहिश डरी हुई नजरों से अपने पूरे रूम को देखते हुए बोली, है माता रानी, हमें उस इंसान की आवाज यहाँ क्यों सुनाई दे रही है? कहीं पापा को पता चल गया तो फिर से उन दोनों के बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तुम्हारे खुद से बात करने की आदत कभी नहीं जाएगी ना स्वीट हार्ट। ख्वाहिश एकदम से अपना सर घुमा कर बालकनी एरिया की तरफ देखती है, जहाँ पर रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसे देखकर ख्वाहिश की आंखें बड़ी हो जाती है। वह जल्दी से अपने रूम का डोर अंदर से लॉक कर देती है और रुद्राक्ष के पास जाकर उसे घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए? जाए आप यहाँ से, अगर पापा को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, जाए प्लीज। वो रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसे वापस बालकनी से नीचे धक्का दे रही थी। रुद्राक्ष उसके हाथ को छुड़ाकर बोला, पागल हो गई हो क्या? ऐसे धक्का देकर जान से मार देना चाहती हो? 3 माला चढ़कर आया हूँ मैं, वह भी पाइप से। तुम्हें क्या लगता है ये सब आसान है? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं होते। इतना कहकर वो वापस से रूम में चला जाता है। ख्वाहिश गार्डन एरिया से अपने रूम की बालकनी की तरफ देखकर बोली, अरे ये तो कितनी ऊंची है, इन्हें क्या जरूरत थी इस तरह से आने की? वो रुद्राक्ष के पास जाकर उसके सामने अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, आपको क्या जरूरत थी यहाँ आने की? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उसे इग्नोर कर रहा था। वह ख्वाहिश के बिस्तर पर बैठा इधर उधर देख रहा था। ख्वाहिश उसके सामने बैठकर बोली, अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? रुद्राक्ष फिर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे ख्वाहिश की बात बुरी लगी हो। ख्वाहिश रुद्राक्ष के चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ, नाराज हो गए आप हमसे? रुद्राक्ष बिना उसे देख नाराजगी से बोला, अब जब कोई इंसान तुमसे मिलने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा है, इतनी मुश्किल से पाइप चढ़कर तुम्हारे लिए आ रहा है, फिर भी तुम उसे यह कह रही हो कि क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, तो बुरा तो लगेगा ही ना। रुद्राक्ष को पता था कि ख्वाहिश का वीक पॉइंट क्या है, इसलिए उसने उसे इमोशनल बात की थी। ख्वाहिश उसके चेहरे को अपने हाथों में काम कर बोली, हमें माफ कर दीजिए, वह हम थोड़ा डर गए थे, इस वजह से हमने ऐसा कह दिया। आई एम सॉरी, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं कहेंगे बस। रुद्राक्ष एक स्मिर के साथ उसे अपने पास खींचकर अपनी गोद में बिठाकर बोला, ठीक है, तुम्हें माफी जरूर मिलेगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ख्वाहिश सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखती है तो रुद्राक्ष अपने होठों की तरह इशारा करके बोला, तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा? ख्वाहिश उसे बाहर की तरफ इशारा करके बोली, तो आप वापस चले ही जाए, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वह तो अच्छा हुआ कि कृष्णा आज दूसरे रूम में सो रही है, वरना उसे पता चल जाता कि आप यहाँ आए हैं। हमने आपसे
वो बोल ही रही थी पर उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही घुट जाते हैं क्योंकि रुद्राक्ष उसके होठों को अपने होठों में लेकर किसी प्यासे की तरह किस करने लगा था। ख्वाहिश की आंखें पहले तो हैरानी से बड़ी हो गई थी पर धीरे धीरे वह फिर रुद्राक्ष का साथ देने लगती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह धीरे धीरे ख्वाहिश के कपड़े रिमूव करने लगता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के गले से होते हुए उसके सीने से लेकर पेट तक का सफर तय करता है और ख्वाहिश के पूरे शरीर पर अपनी छाप छोड़ने के बाद ख्वाहिश के होठों पर किस करते हुए आगे बढ़ जाता है। ख्वाहिश भी रुद्राक्ष का साथ दे रही थी जिस वजह से रुद्राक्ष और एक्साइटेड हो रहा था। आज काफी दिनों के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश को प्यार कर रहा था जिससे उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ रहे थे। वह ऐसे ही आधी रात तक ख्वाहिश को प्यार करने के बाद उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह ख्वाहिश के रूम का डोर कोई कब से नॉक कर रहा था पर ख्वाहिश रात को लेट सोने की वजह से अभी भी उठ नहीं पा रही थी। उसे अपने शरीर में हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था। बाहर से रंजीत जी की आवाज आती है जिसे सुनकर ख्वाहिश की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वह अपने बाजू में देखती है जहां पर रुद्राक्ष लेटा हुआ था। एपिसोड 52 झूठ नहीं स्वीट हार्ट। ख्वाहिश की रुद्राक्ष के लिए के पास्ट लाइफ। ख्वाहिश डरी हुई नजरों से अपने बाजू में देखती है जहां पर रुद्राक्ष लेटा हुआ था पर वह इस वक्त वहां था नहीं। ख्वाहिश पूरे रूम में अपनी नजर दौड़ाती है। उसे रुद्र कहीं भी नहीं दिखता। वह बालकनी की तरफ देखती है जिसका डोर हल्का सा खुला हुआ था। ख्वाहिश खुद को देखती है। उसने कल रात का नाइट ड्रेस ठीक से पहना हुआ था। वह एक गहरी सांस लेती है और बिस्तर को देखती है जो थोड़ा मैसी लग रहा था। ख्वाहिश बेड को ही देख रही थी कि रंजीत जी फिर से बोले, ख्वाहिश क्या हुआ, तुम ठीक हो ना बेटा? बस 2 मिनट, हम आ रहे हैं पापा। ख्वाहिश जल्दी से ब्लैंकेट से पूरे बिस्तर को ठीक से कवर करती है और धीमे में कदमों से डोर की तरफ जाती है। वो डोर खोलकर रंजीत जी को देखती है। रंजीत जी ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक ख्वाहिश को देखने के बाद उसके सर को सहलाकर बोले, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हें थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं खुद तुम्हें उठाने आ गया। अब तुम उठ गई हो तो अच्छी बात है। चलो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ नाश्ते पर। आज तुम्हें कॉलेज जाने में भी थोड़ा लेट हो गया है। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। ख्वाहिश बस अपना सिर हमें हिला देती है। ख्वाहिश ने रंजीत रूम में नहीं आने दिया था। रंजीत जी हल्का सा अपना सर आगे करके पूरे रूम को देख रहे थे। ख्वाहिश को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पैर के ऊपर चढ़ रहा है। ख्वाहिश अपने पैर की तरफ देखती है तो ये किसी का लंबा चौड़ा पैर था। ये देखकर ख्वाहिश की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह अपना सर हल्का सा साइड में करके डोर के पीछे देखती है जहां पर रुद्राक्ष खड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह भी वॉशरूम से ही आया हो। उसने इस वक्त सिर्फ पैंट पहनी हुई थी और उसके शरीर पर पानी की बूंदें किसी मोतियों की तरह चमक रही थी। ख्वाहिश की हालत खराब हो रही थी। एक तो रंजीत की डोर पर खड़े थे और दूसरी तरफ रुद्राक्ष डोर के पीछे खड़ा हुआ था। रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डाले तिरछी मुस्कान के साथ ख्वाहिश को ही देख रहा था। वह अपना पैर ख्वाहिश के पैर से सहलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। ख्वाहिश की सांसें गहरी हो रही थी। वह जल्दी से रुद्राक्ष के पैर को जोर से लात मार देती है जिससे उसका पैर डोर से लग गया था। रंजीत जी परेशानी से बोले, क्या हुआ ख्वाहिश, तुम ठीक हो ना? और वही रुद्राक्ष ख्वाहिश के पैर को देखता है जो लाल हो गया था। उसके बाद ख्वाहिश को घूरने लगता है। ख्वाहिश डोर को थोड़ा बंद करते हुए बोली, बाबा हम ठीक हैं, बस हमें वॉशरूम जाना है, आप चलिए हम थोड़ी देर में आते हैं। रंजीत जी आगे कुछ नहीं कहते, बस गहरी नजरों से ख्वाहिश को देखने के बाद नीचे की तरफ चले जाते हैं। ख्वाहिश जल्दी से दरवाजा बंद करके रुद्राक्ष को मारते हुए बोली, आप अभी तक नहीं गए, हमें लगा आप चले गए होंगे और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से डराने की? अगर पापा को पता चल जाता कि आप यहाँ हैं तो क्या होता पता है आपको? ख्वाहिश है रुद्राक्ष को डांटते हुए उसे मारे जा रही थी और रुद्राक्ष को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे ही बिना हिले खड़ा हुआ था। रुद्राक्ष की नजर ख्वाहिश के पैर पर थी। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर बैठाकर उसके पैर को पकड़ लेता है। ख्वाहिश के दर्द से एक आह निकल गई थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, करने देती ना, मुझे जो कर रहा था कि करने की क्या जरूरत थी, चोट लग गई ना अब तुम्हें? ख्वाहिश उसके बालों को खींचते हुए बोली, क्या आपका दिमाग खराब है? आप क्या कर रहे थे आपको पता है? अगर पापा ने देख लिया होता तो? बदतमीज, आपका पैर हमारे घुटने से ऊपर जा रहा था और आप कह रहे हैं कि करने देती आपको जो कर रहे थे। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ उसके पैरों पर पेन रिलीफ स्प्रे लगाते हुए बोला, हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी तो तुम्हें कहाँ कुछ फील होता है मेरे छूने से? छूने देती ना। अरे होता है, बहुत फील होता है। किसने कहा हमें आपके छूने से कुछ भी फील नहीं होता? ख्वाहिश बातों बातों में भूल गई कि वो क्या बोल रही है। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देख रहा था। ख्वाहिश को जब रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है तो वह जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है और बेड से खड़ी होकर रुद्राक्ष को उसका शर्ट देते हुए बिना रुद्राक्ष को देख बोली, अब आप जाइए यहाँ से, वैसे भी बहुत तमाशा कर चुके हैं आप। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने नाक से उसके गले से लेकर क्लीवेज तक सहलाते हुए बोला, फिर से कहो जो अभी तुम कह रही थी। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके बोली,
क्या हम कुछ नहीं कह रहे थे? तभी उसकी एक आह निकल जाती है। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश किसी नेक पर जोर से बाइट कर लिया था, जिससे ख्वाहिश की एक चीज निकल गई थी। रुद्राक्ष उसके बालों से खेलते हुए बोला, झूठ नहीं स्वीटहार्ट, झूठ नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है। ख्वाब सपना सिर उसके सीने पर रखते हुए बोली, आप प्लीज अभी जाए ना, हम ऑफिस आकर आपसे बात करते हैं, हमें आज कॉलेज जाने में भी लेट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष ख्वाहिश के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ठीक है तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हें अपने बाप के ड्राइवर के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ख्वाहिश उसे घूरने लगती है तो रुद्राक्ष उसके होठों पर एक लंबी किस कर लेता है और डोर की तरफ जाने लगता है तो ख्वाहिश जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बोली, अरे आप यहाँ से जाएंगे क्या? रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इस 3 माले की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूं या अपनी हड्डियां तुड़वा लूं? उसकी बात सुनकर ख्वाहिश गहरी सोच में पड़ जाती है। वह बोली, बात भी सही है, आप यहाँ से गिरेंगे तो मरेंगे तो नहीं, पर कुछ टूट जरूर जाएगा। रुद्राक्ष उसके हाथ का पकड़कर बालकनी एरिया में आ जाता है और वहां से सीधा गार्डन के बाहर जंप कर देता है। ख्वाहिश की आंखें डर से बड़ी हो चुकी थी, उसकी धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। रुद्राक्ष की मूवमेंट्स काफी फास्ट थे। ख्वाहिश को समझ ही नहीं आया था कि रुद्राक्ष ऐसा कुछ करेगा। वह अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, अरे ये क्या किया, ये तो सच में खुद गए बेवकूफ। तभी वह देखती है कि रुद्राक्ष एकदम नॉर्मल और फिट उसके सामने खड़ा था और उसके सामने अपने हाथ से वेव कर रहा था। रुद्राक्ष को देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अपना सिर नामे हिलाकर वापस रूम में चली आती है। डाइनिंग टेबल। ख्वाहिश फटाफट खाना खा रही थी। उसे इतना जल्दी से खाना खाता हुआ देखकर सपना की ख्वाहिश से बोली, आराम से खाओ बेटा, इतना जल्दी खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा बात कर लेंगे प्रिंसिपल से, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ख्वाहिश अपने मुंह में खाना भरे हुए हैं बोली, नहीं माँ, पहले आराम से अपना खाना चबा लो देन बात करो। रंजीत जी ख्वाहिश की बात को बीच में काटकर बिना किसी भाव के बोले। ख्वाहिश पहले शांति से पूरा खाना चबा लेती है, फिर बोली, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर कोई वैसे भी हमें कुछ नहीं कहेगा, पर हमें जल्दी पहुँचना जरूरी है, हमारी सहेलियाँ हमारा इंतजार कर रही है। इतना कहकर वह जल्दी से अपने हाथ में 2-3 सैंडविचेस और एक ऑरेंज जूस की भरी हुई बोतल ले लेती है और बिना किसी की बात सुन वहां से बाहर आ जाती है। वह गेट से बाहर देखती है जहां थोड़ी ही दूरी पर रुद्राक्ष की कार खड़ी थी। ख्वाहिश जल्दी से उस कार की तरफ जाती है और उसमें बैठ जाती है। वह रुद्राक्ष को सैंडविच और जूस देते हुए बोली, ये लीजिए, खा लीजिए, अपने कुछ खाया नहीं है ना? रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम नाश्ता करने गई थी या मेरे लिए नाश्ता लाने? ख्वाहिश अपने दांत दिखाकर बोली, हम नाश्ता कर ले और आपने तो किया भी नहीं है, तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम आपके लिए ले आए। रुद्राक्ष कार स्टार्ट करते हुए बोला, ठीक है अब खिला दो। ख्वाहिश उसको अपने हाथ से सैंडविच और जूस खिलाने लगती है। वह बातें कर रही थी और रुद्राक्ष बस उसकी बातें सुन रहा था। वह लोग वहां से निकल गए थे। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश को उसकी कॉलेज ड्रॉप किया था। वह फिर खुद अपने ऑफिस चला गया था। हॉस्पिटल। कबीर का केबिन। कबीर जो हॉस्पिटल में राउंड लगाने गया था, वह अपने केबिन में वापस आता है तो देखता है कि एक लड़की वहां पर बैठी हुई थी जिसकी पीठ कबीर की तरफ थी। कबीर को लगा कि यह कोई पेशेंट होगी। कबीर बोला, यस मिस। वह लड़की एकदम से पीछे मुड़ती है और उसके डेस्क पर जो पेपर वेट रखा हुआ था उसे पढ़कर सीधा कबीर के ऊपर फेंकती है। कबीर उस पेपर वेट के लगने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। कबीर सर्द नजरों से उस लड़की की तरफ देखता है, पर जब वह उस लड़की की शक्ल देखता है तो उसका चेहरा अजीब हो जाता है। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो नीति? क्या दादू के कोई रिपोर्ट से दवाई लेने आए हो? पर उन्होंने तो इस वक्त कोई रिपोर्ट या कुछ नहीं करवाया है। नीति उसे घूरते हुए बोली, चुप हो जाओ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई मैं यहाँ पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी दोस्त के साथ क्या किया था उसकी सगाई के दिन। उसके साथ वह एक्सीडेंट जो हुआ वह जरूर तुम्हारी और तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त अर्थ की वजह से हुआ है, क्योंकि किसी ने तुम्हें भले ही ना देखा हो, मैंने देखा था घर से बाहर जाते हुए। तुम्हारा दोस्त आरुषि को अकेले क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों वह उसे उसकी जिंदगी में खुश नहीं रहने दे रहा है? नीति अपने कदम कबीर की तरफ बढ़ाते हुए बोल रही थी। कबीर अपना सर पीछे करके देखता है तो पाता है कि पीछे जगह ही नहीं थी। वह पूरी तरह से दीवार से चिपक चुका था और नीति उसके बेहद करीब थे। कबीर नीति के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। नीति ने क्रॉप टॉप और नीचे जीन्स की शॉर्ट्स पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत हॉट लग रही थी। कबीर की नज़र नीति के पतले से पेट के ऊपर जाती है जो उसकी टी शर्ट ऊंची होने के कारण दिख रहा था। कबीर की नज़र उसके गोरे पेट पर थम गई थी। नीति जब कबीर की नज़र का पीछा करती है तो वह एकदम से अपना टी शर्ट नीचे करती है और अपने पेट को ढककर कबीर के चेहरे पर एक थप्पड़ लगा देती है। कबीर गुस्से से अपने मुठ्ठियां कस लेता है और एक झटके से नीति के हाथ को पकड़कर उसे वॉल से चिपका देता है और खुद उसके बेहद करीब आ जाता है।
नीति की आंखें ही रानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि कबीर ने अपना राइट लेग नीति के दोनों पैरों के बीच में रख लिया था। नीति अपनी नजर झुकाकर बोली, व्हाट आर यू डूइंग, स्टे अवे। कबीर नीति के गले को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ नीति शर्मा, अब तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना है? बहुत शौक है ना तुम्हें हाथ उठाने का, बचपन से यही करती आए हो तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? जब देखो तब थप्पड़ मार देती हो, लड़ने लगती हो। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसकी खुन्नस तुम हमेशा मेरे ऊपर निकलती रहती हो? यही ना कि मैंने तुम्हारी जगह शनाया को चुना था। नीति कबीर को घूरते हुए बोली, कबीर मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। कबीर झुककर अपना चेहरा बिल्कुल नीति के पास ले जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम शनाया से इतना जलती हो, और अभी भी जब हम साथ नहीं हैं फिर भी तुम मुझसे उस बात का गुस्सा निकलती रहती हो। नीति की आंखें हल्की नम हो चुकी थी पर वह बेहद गुस्से में भी थी। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर लाइफ कबीर था, पर तुम शनाया के साथ रहो या शनाया की माँ के साथ रहो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे किसी भी बात में इन्वॉल्व मत करो। कबीर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फर्क पड़ता है तुम्हें नीति शर्मा, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारी आंखें चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हें मुझसे प्यार है। एपिसोड 53 फंक्शन हॉस्पिटल। कबीर का केबिन। नीति और कबीर दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी कोई बिना नोक किए सीधा अंदर घुस जाता है और सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है। कबीर और नीति जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सामने की तरफ देखते हैं जहां पर अर्थ अपना मुंह फेर कर खड़ा हुआ था। अर्थ बोला, मैंने कुछ नहीं देखा है, प्लीज तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। कबीर अपना लंबा हाथ आगे करके अर्थ के कॉलर को पकड़कर उसे वापस से अपने केबिन के अंदर खींच लेता है। नीति उन दोनों को घूरने लगी थी। अर्थ नीति को देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये गधा पसंद है। नीति अर्थ को घूरते हुए बोली, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा ये दोस्त गधा पसंद है? कबीर चीढ़कर बोला, चुप हो जाओ, तुम दोनों में कोई गधा नहीं हूँ, कबीर थापर नाम है मेरा, समझ आया? आई एम सर्जन और थापर इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिश भी हूँ। कबीर की बात सुनकर नीति का मुंह बन जाता है। वह अपना मुंह बनाकर अर्थ को अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, तुम अर्थ रॉय, अर्थ के बच्चे, अगर तुम्हारी हिम्मत भी हुई आरुषि के आसपास घूमने की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? वह खुश है आने के साथ उसे खुश रहने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्थ अपनी उंगली से नीति की उंगली को हटाते हुए बोला, ओह मैडम, अगर आरुषि की दोस्त होना तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि आरुषि अने साथ खुश नहीं है और ना ही वह इस शादी से खुश है। आई बड़ी। अर्थ की बात सुनकर नीति कुछ नहीं कहती। अर्थ नीति की आंखों में देखकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, आरुषि इस शादी से खुश नहीं है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर सब पता चल रहा है। कबीर उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों ने तो कबीर को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया था। कबीर नीति के हाथ को पकड़कर अपने पीछे करते हुए अर्थ को घूरकर बोला, तू जाना अपनी बंदी पर, लाइन बार मेरी बंदी पर क्यों मार रहा है? नीति पीछे से उसे एक जोरदार चिमटी काटते हुए बोली, बंदी होगी तेरी माँ के ऊपर नहीं जाना। कबीर अपनी कमर को सहलाते हुए नीति को घूरकर बोला। नितिन बोली, अरे माँ पर नहीं जा रही थी, मैं तो बोल रही थी कि बंदी होगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, समझे? मुझे तुम्हारी बंदी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह अपने ब्लॉक हील से अर्थ और कबीर के पैर को एक एक किक करके वहां से चली जाती है। वह दोनों ही अपना पैर पकड़कर उछलने लगे थे। अर्थ कबीर को एक धक्का देते हुए बोला, गधे, तेरी बंदी ने मेरी टांग तोड़ दी। कबीर अर्थ के धक्का देने से सीधा जमीन पर गिर गया था। वह अर्थ के पैर को पकड़कर उसे भी गिरा देता है और बोला, साले, सिर्फ तेरा नहीं मेरी टांग भी तोड़कर चली गई, पर अब क्या कर सकते हैं, वह तो चली गई। अर्थ खुद को संभाल कर नीति के पीछे जाते हुए बोला, मैं चलता हूं, मैं उसके दोनों टांगों को तोड़कर आता हूं। कबीर जल्दी से उसका पैर को पकड़कर बोला, लड़की है यार वह और मेरी है, तू उससे ऐसे बदला नहीं ले सकता। अर्थ अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाकर बोला, अरे हाँ, मैं भी ना रुद्राक्ष के साथ रहकर मेरा दिमाग भी उसके जैसा होता जा रहा है, आज से मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। वो दोनों अपना पैर सहलाते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। कबीर पानी पीते हुए अर्थ से बोला, तू यहाँ क्यों आया था? अर्थ एक गहरी सांस लेकर बोला, यार कल से आरुषि की शादी के फंक्शन से शुरू हो रहे हैं तो पूछने आया था, क्या तुझे इनविटेशन आया है? कबीर अपना सर हिलाकर बोला, हाँ, पर मुझे नहीं, पापा को आया है। अर्थ तुम मुंह बिगाड़कर बोला, यार मुझे भी नहीं आया और पापा को भी नहीं आया, तो मैं कैसे जाऊंगा उसकी शादी में? अर्थ की बात सुनकर कबीर को हंसी आ जाती है। कबीर हंसते हुए बोला, तेरे पापा को तो रंजीत अंकल इनविटेशन दे भी देते, पर तेरी वजह से उन्हें भी नहीं मिला, देख कितना कमीना है तू। अर्थ कबीर को एक थप्पड़ लगाकर बोला, रुद्राक्ष को शायद आया होगा।
कबीर अपना सर पूरी तरह से नामे हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, रुद्राक्ष को तो रंजीत अंकल बुलाने भी नहीं वाले, और देखना उसके घर पर 90% सिक्योरिटी तो उन्होंने रुद्राक्ष के लिए ही लगाई होगी कि कहीं फंक्शन में वो ना पहुंच जाए। कबीर की बात सुनकर अर्थ को हंसी आ जाती है और वह लोग आगे की बातचीत करने लगते हैं। मल्होत्रा मैंशन। रात का वक्त। ख्वाहिश का कमरा। ख्वाहिश अपने बेड पर बैठी बैठी कोई किताब पढ़ रही थी और उसके सामने खड़ा कोई उससे कब से घूर रहा था। रुद्राक्ष एकदम से ख्वाहिश के हाथ से बुक छीनकर उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। अब जाकर ख्वाहिश का ध्यान रुद्राक्ष की तरफ गया था। ख्वाहिश रुद्राक्ष को देखकर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप फिर से आ गए यहाँ। रुद्राक्ष उसकी गोद में अपना सिर रखकर बेड पर लेटते हुए बोला, जितने दिन तुम यहाँ रहोगी मैं हर रात यहाँ आऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। ख्वाहिश अपने हाथ से उसके बालों को सहलाने लगी थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को देखकर बोला, वैसे क्या पढ़ रही थी? अपनी स्टडीज की बुक्स। ख्वाहिश जल्दी से उस बुक को अपने तकिए के नीचे रख देती है। ख्वाहिश के इस रिएक्शन पर रुद्राक्ष को थोड़ा अजीब लगता है। वो एक झटके से उस बुक को तकिए से निकाल लेता है। उसने ये सब इतना फास्ट किया था कि ख्वाहिश को कुछ समझने का मौका मिलता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उस बुक को अपने हाथ में ले लिया था। ख्वाहिश के फेस के एक्सप्रेशंस काफी खराब हो गए थे। रुद्राक्ष एक नजर ख्वाहिश को घूरने के बाद बुक में देखकर बोला, मैं भी तो देखूं जरा, ऐसा क्या है इस बुक में जो तुम मुझसे छुपा रही हो? रुद्राक्ष बुक को पढ़ने लगता है। रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई थी। कुछ पेजेस पढ़ने के बाद रुद्राक्ष बेड पर बैठकर ख्वाहिश की कमर में हाथ डालकर उसके सीने को बिल्कुल अपने सीने से सट्टा कर बोला, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लाइव कर सकते हैं और मैं इससे भी ज्यादा रोमांटिक वे में कर सकता हूँ। ख्वाहिश अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बोली, वह बस एक रोमांटिक नॉवेल है, वो ऐसी ही होती है, आप प्लीज मुझे इसे एम्बेरस मत करिए। ऐसी सारी स्टोरी पढ़ती हो तुम? हाँ, दिमाग है तुम्हें? अपने सिलेबस में से कुछ पढ़ लिया करो, ये सब नहीं आने वाला एग्जाम में स्टूपिड। और आज के बाद से तुम ये रोमांटिक स्टोरी नहीं पढ़ोगी। तुम्हें कभी भी रोमांस करने का मन करे तो तुम मेरे पास आ जाना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश का मुंह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ख्वाहिश उस बुक को अपने बाजू वाले ड्रावर में रखते हुए बोली, आपको कुछ नहीं पता, आप स्टोरी नहीं पढ़ते ना, इसलिए एक बार पढ़ना मजा आता है, और जो हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती ना, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है देखने में नहीं पढ़ने में, क्योंकि ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ पढ़ सकते हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश को ठीक करते हुए बोला, नहीं दिखता है, अगर आप स्टोरीज को फील करो ना तो आप इसे इमेजिनेशन में सारी चीज देख सकते हो, पर यह कोई नहीं कर सकता, ये बस रीडर्स ही कर सकता है, हम रीडर्स के पास ऐसी एक सुपर पावर होती है। ख्वाहिश इतराते हुए बोली। रुद्राक्ष अपना सिर नामे हिलाकर ख्वाहिश को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और उसके सर को सहलाकर बोला, ऐसी सादरी सुपर पावर मुझे अपने बच्चों को नहीं देनी है, इसलिए चुपचाप स्टडीज पर ध्यान दो, और अब से जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम सिर्फ इंटेलिजेंस वाली बुक्स पढ़ोगी, समझी? उसकी बात सुनकर ख्वाहिश अपना मुंह बिगाड़कर उसके सीने पर सर रख लेती है। रुद्राक्ष उसके बालों पर किस कर लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगता है। कुछ ही देर में उन दोनों को नींद आ जाती है। अगली सुबह आज भी ख्वाहिश की नींद अपने डोर नॉक होने से खुलती है। ख्वाहिश जल्दी से अपने बाजू में देखती है जहां पर रुद्राक्ष नहीं था। वह खड़ी होकर पूरे रूम में देखती है और बाथरूम भी चेक कर लेती है कि रुद्राक्ष है या नहीं। वह जोर से बोली, कौन है? तो बाहर से एक हाउसमेट का आवाज आता है। वह बोली, मैम आपको सपना मैडम बुला रही है नीचे। ख्वाहिश बोली, आप जाए, हम आ रहे हैं। वह मेड वहां से चली जाती है। ख्वाहिश की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर लगाए हुए स्टिकी नोट पर जाती है। ख्वाहिश उस नोट को पढ़ती है। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, मुझे लगा कि आज तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही चला गया था। फिर नोट में आराम से लैंड कर चुका था गार्डन के बाहर, और जितना तुम मुझे आजकल दौड़ा रही हो ना, इन सारी चीजों की पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। बस एक बार वापस मेंशन आ जाओ। और जहां तक बात रही मेरी गुड मॉर्निंग किस की, तो वह मैंने ले ली थी, पर तुम सो रही थी। चलो टेक केयर, और अपने उस खड़ूस बाप से दूर ही रहना और उसकी कोई बात भी मत मानना। योर हबी थ्रोइंग किसेस। ख्वाहिश के फेस पर एक स्माइल थी। वो कंफ्यूजन से बोली, ये भी ना इस क्यों लिख रहा है? योर हबी पागल हो गए हैं क्या? ख्वाहिश उस चिट्ठी को अपने बैग में रखकर वहां से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। डाइनिंग टेबल। ख्वाहिश डाइनिंग एरिया में आती है, देखती है कि लगभग घर के सभी लोग वहां पर बैठे हुए थे। ख्वाहिश सबको एक मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग विश करती है और कृष्णा और आरुषि के पास वाली चेयर पर बैठने लगते हैं। तो रंजीत जी बोले, बेटा यहाँ पर जाकर बैठो, वहां नहीं। ख्वाहिश ज्यादा ध्यान नहीं देती और रंजीत जी के बाजू वाली चेयर पर बैठ जाती है। बैठने के बाद उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अपना सिर घुमाकर अपने एकदम बाजू वाली चेयर पर देखती है जहां पर सूरज बैठा हुआ था। सूरज को देखकर ख्वाहिश के चेहरे की एक्सप्रेशंस बहुत ही खराब हो गए थे। ये बात सूरज भी समझ रहा था, पर उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान थी। ख्वाहिश नाराजगी भरी नजरों से रंजीत जी
को देखती हैं जैसे सूरज के पास बिठाने पर वह रंजीत जी से नाराजगी जाहिर कर रही हो, पर रंजीत जी उसे कोई रिस्पांस नहीं देते, चुपचाप खाने लगते हैं। सूरज लगातार ख्वाहिश को देख रहा था जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी और यह बात कृष्ण को भी अच्छी नहीं लग रही थी। रंजीत जी अपना खाना खाते हुए बोले, मुझे सूरज ने जवाब दे दिया है। ख्वाहिश उसकी तरफ से हाँ है तुम्हारी शादी के लिए, और मुझे पता है कि तुम भी इस शादी के लिए हाँ कहोगी क्योंकि तुम अपने पापा की बेइज्जती नहीं होने दोगी, मुझे पता है। इसलिए मैंने तुम्हारी और सूरज की शादी 5-4 दिन बाद की डिसाइड की, जिस दिन आरुषि और अनय की शादी है। कल से ही तुम लोगों की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज का दिन कॉलेज और ऑफिस अटेंड कर लो, कल से छुट्टी ले लेना। ख्वाहिश रंजीत जी की बात का कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखें नम हो गई थी, इसलिए वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा रही थी। कहीं ना कहीं ये बात सपना जी भी समझ रही थी, वह बस ख्वाहिश के चेहरे को ही देख रही थी, पर रंजीत जी के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। ख्वाहिश से निवाला भी गले से नहीं उतर रहा था, फिर भी वह जैसे तैसे करके अपना खाना कंप्लीट करती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। वह कॉलेज जाने के लिए कार में बैठ गई थी, उसके साथ ड्राइवर था और रुद्राक्ष के गार्ड्स उसे आगे से ज्वाइन करने वाले थे, जो बात ख्वाहिश और रंजीत जी को पता नहीं थी। ख्वाहिश को लगा था कि रुद्राक्ष ने गार्ड्स को उसके पीछे से हटा दिया है, पर वह लोग नॉर्मल ड्रेस में ख्वाहिश के साथ ही रहते थे, जो कि ख्वाहिश को नहीं पता था। ख्वाहिश जिस कार में बैठी थी, सूरज उस ड्राइवर को बाहर निकालकर खुद उस कार में बैठ जाता है। ये देखकर ख्वाहिश की आंखें छोटी हो गई थी। सूरज मिरर में ख्वाहिश को देखते हुए बोला, आगे की सीट पर आ जाओ, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। ख्वाहिशों उसे घूरते हुए बोली, अगर ड्राइवर नहीं हो तो जाओ ना, क्यों ड्राइविंग कर रहे हो, अंकल जी को ड्राइव करने दो ना, क्या जरूरत है आपको बीच में आने की। सूरज बस उसे अपने एक हाथ से आगे आने का इशारा कर देता है। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ, और चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। बाय स्माइलिंग फेस। और हाँ, आप लोगों की डिमांड पर हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 चैप्टर्स दे सके हो। एपिसोड 54, शादी की शॉपिंग। स्वीट हार्ट, तुम मोटी हो गई हो, आपने हमें मोटा कहा। अब आगे। ख्वाहिश उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानती और अपना मुंह फुलाकर अपने दोनों हाथ बांध करके खिड़की से बाहर देखने लगती है। सूरज कुछ पल उसे मिरर में देखने के बाद अपनी सीट से उठकर ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उससे बाहर निकलता है और आगे वाली सीट पर बिठा देता है। सूरज के मूवमेंट्स इतनी फास्ट थे कि ख्वाहिश अभी भी हैरान थी कि वह कब आगे की सीट पर कब आए। सूरज उसके सीट बेल्ट को लगा देता है और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। वह अपना सेट बेल्ट लगाते हुए बोला, काफी जिद्दी हो तुम। ख्वाहिश बिना उसे देख बोली, बहुत जिद्दी है, हम मना कर दीजिए, शादी से आप हमें हैंडल नहीं कर पाएंगे। तुम मना करो ना, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो मुझे तो करनी है, मैं तो नहीं मना करने वाला। सूरज उसे चिढ़ाते हुए बोला। ख्वाहिश उसे घूर कर बोली, अगर हम मना कर पाते तो पहले ही कर चुके होते हैं, पर हम नहीं कर सकते, प्लीज आप मुझसे शादी से मना कर दीजिए। सूरज अपना सर पूरी तरह से नामे हिलाकर बोला, मैं शादी से कभी मना नहीं करूंगा अपनी पूरी जिंदगी में। मामा जी एक तो अच्छा काम करने जा रहे हैं तुम्हारी शादी मुझसे करवाकर, और मैं इस चीज में भी उन्हें मना कर दूं। नहीं ख्वाहिश, मैं यह नहीं करने वाला। ख्वाहिश अपना नाम सूरज के मुंह से सुनकर कुछ पल सूरज के चेहरे को देखते रह जाती है। सूरज बिना उसे देख बोला, हाँ मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे ऐसे देखो। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश जल्दी से अपनी नजरें उससे फिर लेती है। करीब 1 घंटे के बाद ख्वाहिश का कॉलेज आ जाता है। वह बिना सूरज को देखे कार से उतर जाती है। सूरज ने भी उसे कुछ नहीं कहा था, वो जाती हुए ख्वाहिश को देख रहा था। जब तक ख्वाहिश उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक वह वही रहता है, और ख्वाहिश के अपने क्लास में जाते ही वह अपनी आंखों पर चश्मा चढ़कर वहां से निकल जाता है। ख्वाहिश अपने रूम में आती है, वो अपनी सहेलियों को एक प्यारी सी मुस्कान दे देती है। सभी लोग ख्वाहिश को देखकर काफी खुश थे। ख्वाहिश हमेशा नोटिस करती थी कि उसके क्लास की लड़कियां उसके साथ अच्छे से तो रहती थी, पर ज्यादा कोई उससे बात नहीं करता था, और उसकी पूरी कॉलेज के लड़के ख्वाहिश को देखते भी नहीं थे। ये चीज ख्वाहिश को काफी अजीब लगती थी। ख्वाहिश की दोस्त उसके पास आकर बोली, तुझे पता है आदर्श ने कॉलेज चेंज कर लिया। ख्वाहिश कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखती है तो वह लड़की बोली, अरे यार, मेरा मतलब है आदर्श ने अपना कॉलेज से ट्रांसफर लिए, वह अब लंदन चला गया है। ख्वाहिश अपने बैग से बुक्स निकलते हुए बोली, पर उसने तो कहा था कि वह यही पढ़ेगा, वह कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। वह लड़की अपने कंधे उचकाकर बोली, हमें क्या पता, ये तो उसकी मर्जी थी, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। ख्वाहिश हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ चेंज कर लिया, पुराने वाला चलता नहीं था। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है। शेखावत इंडस्ट्रीज सीईओ's कैबिन। रुद्राक्ष अपने केबिन में अपनी किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने श्री खड़ा था, इसलिए अपना सर झुकाकर बोला, सर उस लड़के आदर्श का कॉलेज ट्रांसफर करवा दिया गया है और वह वापस दिल्ली कभी नहीं आएगा और ना ही कभी लेडी बॉस के आसपास घूमेगा।
रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, सही है, उसके लिए और कोई तो नहीं है जो मेरी स्वीटहार्ट के करीब आने की कोशिश कर रहा है। श्री अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं बॉस, आपने कहने के मुताबिक डिपार्टमेंट या पूरी यूनिवर्सिटी में कोई लड़का नहीं है जो मैडम की तरफ नजर उठाकर भी देखता है। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, दैट्स गुड। वह अपने एक हाथ से श्री को बाहर जाने का इशारा कर देता है। श्री अपना सर झुकाकर वहां से चला जाता है। कुछ सोचते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह अपनी ड्रावर से कुछ पेपर्स निकलता है और उन्हें देखने के बाद वापस से ड्राइवर में रख देता है और उसे लॉक कर देता है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के साथ बोला, तुम जो सोच रहे हो वह तुम सोच सकते हो मल्होत्रा, पर मैंने जो किया है वह तुम सोच भी नहीं सकते। शाम का वक्त। ख्वाहिश अपने कैबिन से बाहर निकल रही थी, तभी वह देखती है कि सामने से रुद्राक्ष कैबिन के अंदर आ रहा था। उसे देखकर ख्वाहिश के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वह भागकर उसके गले लग जाती है। उसके अचानक से आने से रुद्राक्ष 2 कदम पीछे हो गया था। उसने अपने हाथ को डोर पर रख दिया था जिससे उसे सहारा मिल सके और एक हाथ ख्वाहिश की कमर पर था। ख्वाहिश उसकी गले पर अपने दोनों हाथ लपेटे हुए बोली, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। पता है आपको आदित्य भैया आए थे, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि आप कुछ वक्त में आ जाएंगे। फिर घर से माँ का कॉल आ गया तो हम जा रहे थे, उतने में आप आ गए। रुद्राक्ष की धड़कनें इस वक्त बेहद बढ़ी हुई थी। वह अपने होश में आता है और ख्वाहिश की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे जमीन से कुछ इंच उठा लेता है और चलते हुए ले जाकर उसे अपने डेस्क पर बैठा देता है। वो ख्वाहिश से दूर होकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज्यादा मिस करने लगी हो स्वीट हार्ट। ख्वाहिश उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं हम आपको मिस नहीं कर रहे थे, वह तो बस हम बोर हो रहे थे ना, तो हमें लगा कि कोई है ही नहीं मजाक करने के लिए, बस और कुछ नहीं। रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, अगर मिस कर रही थी तो बोल दो, इतने बहाने देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी बेचैन धड़कने तुम्हारा हाले दिल बयां कर रही है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश उसकी आंखों में देखने लगती है। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्राक्ष आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। रुद्राक्ष की किस वक्त के साथ एक पैशनेट किस में बदल रही थी। करीब 20 मिनट बाद रुद्राक्ष उससे दूर होता है और उसके चेहरे की तरह देखता है। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करे गहरी सांस ले रही थी। रुद्राक्ष की नजर उसके गले से होते हुए सीने तक जाती है और फिर कमर से होते हुए उसके नीचे तक। रुद्राक्ष उससे दूर होकर अपनी जेब में हाथ डाले बोला, वैसे स्वीट हार्ट तुम मोटी हो गई हो, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें थोड़ा एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए? ख्वाहिश उसके मुंह से अपने लिए मोटी सुनकर ख्वाहिश की आंखें एकदम से खुल जाती है और वह गुस्से से रुद्राक्ष को घूरने लगती है। ख्वाहिश के घूरने से रुद्राक्ष को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। वह अपनी बात को बदलते हुए बोला, आई मीन तुम बस जरा सी। वह अपने हाथ अंगूठे और उंगली से इशारा करते हुए बोला, बहुत ही हल्की सी हेल्दी हो गई हो, कल से तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू। ख्वाहिश अपने पास भरा हुआ पानी का कांच का गिलास उठाकर सीधा उस पानी को रुद्राक्ष के मुंह पर फेंककर गुस्से से बोली, आपने हमें मोटा कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें मोटा कहने की? एक तो हमें हमारी पसंदीदा चीज खाने नहीं देते, हमेशा हमें गंदा सड़ा हुआ उबला खाना खाना पड़ता है और ऊपर से हमें सुना रहे हैं कि हम मोटे हो गए हैं। वह सारा पानी रुद्राक्ष के फेस से होते हुए इसके गले से नीचे तक जा रहा था, पर वह बिल्कुल नॉर्मल था। उसके फेस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं नजर आ रहा था। वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने फेस को साफ करते हुए बोला, गलती से मुंह से निकल गया, मोटी नहीं बोल रहा था, जस्ट थोड़ी सी हल्दी हो गई हो। हेल्थी का मतलब मोटा ही होता है, हमें पता है। आप जैसे बड़े लोग किसी को बुरा ना लगे इसलिए मोटे इंसान को हेल्दी बोलते हैं। हमें आपसे बात नहीं करनी है, हमारे पीछे मत आना, समझे? इतना कहकर ख्वाहिश गुस्से से अपना बैग उठाकर रुद्राक्ष को इग्नोर करके केबिन से बाहर निकल जाती है। रुद्राक्ष अभी भी अपना फेस साफ कर रहा था। ख्वाहिश जो चली गई थी वो वापस से आकर बोली, आप मोटे आप हेल्दी सब आप हमें मत कहिए, समझ में आई बात? इतना कहकर वह जोर से केबिन का दरवाजा बंद कर देती है। रुद्राक्ष अपना सर निराशा से हिला देता है, अपने केबिन को देखता है जो कुछ ही वक्त में कितना गंदा हो गया था। वो अपने मन में बोला, रिलैक्स रुद्राक्ष, बस कुछ वक्त इसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे और नेक्स्ट टाइम तुझे ये ध्यान रखना है कि नो मोर बेबीज। रुद्राक्ष वॉशरूम में चला जाता है और कुछ ही वक्त में वहां पर क्लीनिंग वाला आकर रुद्राक्ष के केबिन को एकदम से पहले जैसा साफ कर देते हैं। रात का वक्त रात के लगभग 1 बजे बज गए थे। ख्वाहिश को अभी भी नींद नहीं आई थी। वो बालकनी में आकर देखती है तो उसे कहीं पर दूर दूर तक रुद्राक्ष नहीं दिख रहा था। ख्वाहिश अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वापस रूम में आती है और बेड पर लेटकर बोली,
कितने बुरे हैं, एक तो हमने मोटी कहा जबकि हम मोटे नहीं हैं, और फिर हम नाराज होकर चले गए, कहा कि हमारे पीछे मत आना, तो सच में नहीं आए और आज रात तो यहाँ भी नहीं आए। बड़े कह रहे थे कि रोज आएंगे, तो क्या अब उन्हें आज हमारे बिना नींद आ जाएगी? हमने तो उन्हें कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने ही हमें डांटा, हमें मोटी कहा, फिर भी हमने उन्हें कुछ नहीं कहा और ऊपर से हमसे ही नाराज हो रहे हैं। वहाँ आने दो, उन्हें नहीं बात करने वाले हम उनसे। ख्वाहिश को आज जो हुआ उसमें बस रुद्राक्ष की ही गलती लग रही थी। उसे हर बीवी की तरह ये तो याद ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। वह ऐसे ही रुद्राक्ष को कोसते हुए सो जाती है। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन। आज से आरुषि और ख्वाहिश की शादी के सारे फंक्शंस शुरू होने वाले थे, पर सारे फंक्शंस रात को थे, इसलिए सुबह सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे और सारे वर्कर्स और वेडिंग प्लानर्स घर को अच्छे से सजा रहे थे। ये काम दोपहर तक खत्म हो जाने वाला था। रंजीत जी अपनी चेयर से खड़े होकर बोले, सपना तुम आज बच्चियों के शॉपिंग पर ले जाना, और अगर बाहर नहीं जाना है तो एक काम करो, मैं कुछ डिजाइनर को घर भिजवा दूंगा, आप लोग डिजाइन पसंद कर लेना, ओके? वह आरुषि और ख्वाहिश की तरफ देखकर बोले। रंजीत जी की बात का ख्वाहिश और आरुषि दोनों ही कोई जवाब नहीं देते। कृष्णा कुछ सोचकर बोली, नहीं अंकल, डिजाइनर सिर्फ कुछ डिजाइनर्स ही लेकर आते हैं, अगर हम मॉल जाकर देखेंगे ना तो वहां पर ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए हम बाहर जाएंगे, है ना दीदी? सपना जी को भी कृष्ण की बात सही लगती है। रंजीत जी अपना सर हिलाकर बोले, ठीक है तुम लोग चले जाना, तुम्हारे साथ गार्ड्स भी आएंगे, अपना ध्यान रखना का मैसेज कर देती है। क्रिस्टल मॉल। ख्वाहिश, आरुषि, सपना जी और कृष्णा चारों मॉल में आए हुए थे। यह मॉल रंजीत जी का ही था। उनके साथ करीब 30 जीतने गार्ड्स आए थे जो लगभग पूरी मॉल को कवर कर चुके थे और कुछ गार्ड्स उन चारों के साथ भी थे। कृष्ण अपनी नजर चारों तरफ घूम रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो, तभी कोई एक झटके से कृष्ण के हाथ को पकड़कर उसे पिले के पीछे खींच लेता है। कृष्णा डर से चीखने वाली थी कि वह इंसान उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ, चिल्लाना मत, वरना वह काले सांप तुम्हारे रंजीत अंकल के गार्ड्स मुझे जान से मार देंगे और मैं अभी मरना नहीं चाहता। कृष्णा अपने सामने देखती है जहां पर आदित्य था। कृष्णा गुस्से से आदित्य के पैर पर अपने पैर से मारती है, जिससे आदित्य जल्दी से अपना पैर हटा लेता है। ख्वाहिश जो कृष्ण से बात कर रही थी वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो कृष्णा कहीं नहीं थी। ख्वाहिश अपने कदम आगे बढ़ती उससे पहले ही कोई उसके हाथ को पकड़कर दूसरी तरफ खींच लेता है। ख्वाहिश की एक जोरदार चीख निकल गई थी। एपिसोड 55 हल्दी की रस्म। रुद्राक्ष और ख्वाहिश की शादी की शॉपिंग। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। रुद्राक्ष उसे कमर से पकड़कर खुद से पूरी तरह से चिपक कर अपनी सर्द आवाज में बोला, खबरदार, अगर तुमने मरने की बात अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश की धड़कन तेज हो चुकी थी, पर रुद्राक्ष के आगे की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में डर आ जाता है। रुद्राक्ष को उसके बल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें मारना और तुम्हारी मरने की बात करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं और मरने की बात भी कर सकता हूं, पर कोई और नहीं, तुम भी नहीं। ख्वाहिश डरी हुई नजरों से उसकी आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, रिलैक्स, अभी नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, फिक्र मत करो। ख्वाहिश उससे अपनी नजर फेर कर बोली, जाइए आप यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हम आपसे नाराज है, आपने हमें मनाया भी नहीं और आप हमारे पीछे भी नहीं आए, हमें लगा था कि आप आएंगे। रुद्राक्ष अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाकर बोला, पर तुम्ही ने तो मना किया था ना कि मत आना, और तुम्हें मेरे ना आने से प्रॉब्लम ना है तो फिर तुम बता दो ना कि तुम चाहती क्या हो, ऐसी बात गोल गोल को घुमाने से क्या मतलब। ख्वाहिश उसे खुद से दूर धक्का देकर बोली, हम ये चाहते हैं कि आप दूर रहे हमसे, अब तो हम जाकर सूरज से ही शादी कर लेंगे। ख्वाहिश की आखिरी बात सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा बेहद डार्क हो गया था। वह ख्वाहिश की हाथ को पकड़कर उसे जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दे देता है और ख्वाहिश के गले को अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, कितनी बार कहा है मैं तुमसे कैसी बात मत किया करो जिससे मुझे गुस्सा है और मैं तुम्हें हट कर दूं। रुद्राक्ष की पकड़ ख्वाहिश के ऊपर कसती जा रही थी। ख्वाहिश अपना हाथ से रुद्राक्ष के हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं था। रुद्राक्ष काफी गुस्से में आ चुका था। वो ख्वाहिश के चेहरे को देखकर बोला, आज के बाद अगर तुमने उस सूरज का नाम भी अपने मुंह से लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इतना कहकर वह उसे छोड़ देता है। ख्वाहिश गहरी सांसें लेने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। रुद्राक्ष को रियलाइज होता है कि उसने ख्वाहिश को हट कर दिया है। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनता कस लेता है और एक गहरी सांस लेकर ख्वाहिश को पानी पिलाने लगता है। वह ख्वाहिश को वही काउच पर बैठा देता है। ख्वाहिश रोने लगी थी। रुद्राक्ष उसको अपने सीने से लगाकर बोला, अच्छा कुछ नहीं हुआ है, नाउ स्टॉप क्राइंग। नहीं, दूर रहिए हमसे, हमें आपसे बात नहीं करनी। एक तो आपने हमें मोटी कहा, ऊपर से हमें जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। ख्वाहिश रुद्राक्ष से छूटने की कोशिश करते हुए बोली। रुद्राक्ष उसे अजीब नजरों से देखकर अपने मन में बोला, इतना कुछ कहा मैंने इस लड़की से, फिर भी इसे मोटे होने वाली बात ही याद रही, स्टूपिड।
रुद्राक्ष जबरदस्ती ख्वाहिश को अपने गले लगाकर बोला, आई एम सॉरी, आई एम वेरी स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें मोटी कहा, तुम बिल्कुल मोटी नहीं हो, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे जितनी सुंदर लड़की रियली इस दुनिया में नहीं है और तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, फिर से कहिए क्या कहा आपने? रुद्राक्ष बोला, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ख्वाहिश अपना सर ना में हिलाकर बोली, यह नहीं। रुद्राक्ष बोला कि तुम सबसे ज्यादा प्रीति हो। ख्वाहिश जल्ला कर बोली, अरे यह नहीं जो आपने पहले बोला, आई एम सॉरी, वह फिर से कहिए। रुद्राक्ष पहले तो सॉरी बोलने वाला था पर वह एकदम से ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, एक बार कह दिया ना, इतने में खुश रहो, ज्यादा सॉरी बुलवाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश का रोना जो शांत हो गया था, पर वह आखिरी बात सुनकर ख्वाहिश फिर से जोर जोर से रोने लगती है। रुद्राक्ष अपने एक हाथ से उसके मुंह को बंद करके बोला, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी बस। ख्वाहिश अपना मुंह बिगाड़ कर बोली, रहने दीजिए, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता है। ख्वाहिश बिना उसे देख बोली, आपके मुंह से सॉरी सूट नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें सॉरी फेंक कर मार रहे हैं, जो हमें सच में बहुत जोर से लग रहा है। ख्वाहिश वहां से उठकर बाहर जाने लगती है तो रुद्राक्ष उसे रोकते हुए बोला, रुको। ख्वाहिश मुंह बिगाड़कर रुक जाती है। रुद्राक्ष उससे हुए बोला, इसे ट्राई करो, तुम्हारी शादी के लिए तुम इसी लहंगे को पहनोगी, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए अपने डिजाइनर से बनवाया है। ख्वाहिश पीछे मुड़ते हुए बोली, क्या ही खास होगा, आपकी तरह बोरिंग ही होगा। वह बोल ही रही थी पर उस लहंगे को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गोल्डन एंड रेड कलर मिक्स लहंगा था जिसमें डायमंड और गोल्ड की कारीगरी की गई थी और काफी वर्क वाला था। उसके ब्लाउज और नीचे चोली के भाग में बड़ी बड़ी सोने और डायमंड्स की पट्टियां लगाई गई थी जो उस लहंगे को और खूबसूरत बना रहा था। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, है ना मेरी पसंद काफी बोरिंग। ख्वाहिश लहंगे पर हाथ घुमाकर बोली, ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, थैंक यू वेरी मच, हमें ये बहुत पसंद आया। वो अपनी बहन से लाकर बोली। रुद्राक्ष भी अपने बाहें फैला देता है पर ख्वाहिश लहंगे को गले लगा लेती है जो कि एक पुतले को पहनाया हुआ था। रुद्राक्ष के हाथ वैसे ही रह जाते हैं और ख्वाहिश की हरकत देखकर रुद्राक्ष का चेहरा गुस्से और अजीब दोनों एक्सप्रेशन से भर गया था। रुद्राक्ष अपने हाथ नीचे करके ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें मुझे गले लगाना चाहिए ना कि इस पुतले को। ख्वाहिश रुद्राक्ष की बाहों में समाते हुए बोली, वह हमें ये लहंगा बहुत अच्छा लगा तो हमने खुशी से उसे ही गला लगा लिया है। रुद्राक्ष उसके माथे पर किस करके बोला, अगली बार से यह नहीं होना चाहिए। ख्वाहिश बस मुस्कुराकर अपना से हाँ में हिला देती है। तभी कोई उस चेंजिंग रूम के डोर को बाहर से जोर जोर से खटखटाने लगता है। ख्वाहिश जल्दी से रुद्राक्ष से दूर हो जाती है और डोर की तरफ देखती है। बाहर से कुछ औरतों की आवाजें आ रही थी जो ख्वाहिश को बाहर निकलने के लिए कह रही थी। ख्वाहिश बोली, आंटी बस 2 मिनट आ रहे हैं। रुद्राक्ष अजीब नजरों से ख्वाहिश को देखकर बोला, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? ख्वाहिश उसे छुपाते हुए बोली, नहीं जानते हैं पर कुछ वक्त उन्हें शांत रहने के लिए कहना तो पड़ता है ना। ख्वाहिश उसके हाथ को पकड़कर बालकनी में ले जाकर बोली, एक काम करिए, यहाँ से कूद जाए क्योंकि हम दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। रुद्राक्ष ग्राउंड की तरफ देखता है जो काफी गहरा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने हाथ से उसके दिमाग पर पॉइंट करते हुए बोला, कभी कभी अपने इस यूजलेस दिमाग का यूज भी कर लिया करो, खर्च नहीं हो जाएगा। ये देख रही हो तुम 20 माले का मॉल है, मैं यहाँ से अगर नीचे कूदा ना तो कुछ टूटेगा भी नहीं, सीधी मौत होगी मेरी और तुम हो जाओगी विधवा, समझ रही हो मेरी बात को? ख्वाहिश नीचे देखते हुए बोली, आपकी बात तो सही है पर आप तो कूद जाते हैं ना। रुद्राक्ष उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, स्वीट हार्ट वो 3 मंजिल का घर है और ये 20 मंजिल की मॉल, क्या तुम्हें इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता? ख्वाहिश को अब रियलाइज होता है कि वह रुद्राक्ष से मौत की छलांग लगाने को कह रही है। रुद्राक्ष का मन कर रहा था कि इस लड़की को ही नीचे फेंक दे पर अफसोस वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था। वो एक नज़र ख्वाहिश की घूरने के बाद बाहर की तरफ जाने लगता है। ख्वाहिश पूरी तरह से अपना मुंह उसकी पीठ में घुसा कर बोली, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें काफी शर्मिंदगी लग रही है। रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़ लेता है और ख्वाहिश की बातों को इग्नोर करके बाहर आ जाता है। ख्वाहिश की शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही थी पर रुद्राक्ष दिख रहा था। बहुत सारी औरतें जब एक लड़की और लड़के को चेंजिंग रूम से बाहर आते देखते हैं तो कुछ को हंसी आ रही थी और कुछ भी एक्सप्रेशंस बहुत खराब हो गए थे। रुद्राक्ष उन्हें इग्नोर करके ख्वाहिश को लेकर फटाफट वहां से निकल जाता है। रात का वक्त, ब्राइडल रूम ख्वाहिश और आरुषि के लिए स्पेशल बेडरूम बनाया गया था मल्होत्रा मेंशन में, जो इनकी शादी के वक्त ही यूज किया जाने वाला था। ख्वाहिश और आरुषि इस वक्त रेडी हो चुके थे। वह दोनों ही मिरर के सामने बैठे थे और बिना किसी भाव के खुद को देख रही थी।
आरुषि ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जो काफी स्टाइलिश था और साइड में ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ले रखा था। उसने सारी फ्लावर ज्वेलरी पहनी हुई थी और वह बहुत सुंदर लग रही थी। और ख्वाहिश ने लेमन येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जो काफी सिंपल था पर वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी और प्रेगनेंसी का ग्लो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से चढ़ा था। वह थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, शायद उसे उन फूलों की और मेकअप की स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने भी फ्रेश फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। दोनों बहनें बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरुषि ने अपने बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था और वही ख्वाहिश ने अपने खूबसूरत बालों का एक मैसी बन बना लिया था। मेकअप आर्टिस्ट उन्हें रेडी करके जा चुकी थी। ख्वाहिश जल्दी से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आरुषि को कुछ सही नहीं लगता, वो भी जल्दी से उसके पीछे जाती है तो देखती है कि ख्वाहिश वॉमिट कर रही थी। आरुषि धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगती है और बोली, तुम ठीक हो ना ख्वाहिश, यह वॉमिटिंग ये क्यों हो रही है? ख्वाहिश अपना चेहरा साफ करती है और बोली, शायद हमें ये फूल की स्मेल सूट नहीं कर रही जिस वजह से वॉमिट हो रही है। सपना जी भी इस वक्त वहां आ गई थी। वह ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक ठीक से देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना, ये सब सिर्फ फूलों की खुशबू की वजह से है। ख्वाहिश उनसे नजरें चुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। सपना की ख्वाहिश और आरुषि की नजर उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्चियों, किसी की नजर ना लगे। कृष्ण जो सपना जी के पीछे खड़ी थी वह चुपके से ख्वाहिश की फोटो लेकर किसी को सेंड कर देती है। रुद्राक्ष जो इस वक्त अपने किसी मीटिंग में था वह अपने फोन की तरफ देखता है जिसमें कृष्ण के नाम पर कोई मैसेज आया था। वह अपने फोन को अनलॉक करके देखता है तो कृष्ण ने ख्वाहिश की फोटो रुद्राक्ष को सेंड की थी। ख्वाहिश बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश की फोटो को देख रहा था। राकेश जी और आदित्य जो दोनों उसके अगल बगल वाली चेयर पर बैठे थे वह दोनों आंखों से एक दूसरे को इशारे में पूछते हैं कि फोन में ऐसा क्या है। वह दोनों ही अपने कंधे उचकाकर फोन देखते हैं। वह दोनों ख्वाहिश की फोटो देख पाते उससे पहले रुद्राक्ष ने फोन को फिर से लॉक कर दिया था। ये देखकर उन दोनों बाप बेटे का मुंह बन जाता है। रुद्राक्ष अपने फोन को उल्टा रख के फिर से मीटिंग कंटिन्यू कर लेता है। दूसरी तरफ आरुषि और ख्वाहिश को अनय और सूरज के बाजू में बैठा दिया गया था। उन दोनों के ही चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और ना ही सूरज और अनय के चेहरे पर कोई भाव थे। सूरज अपने पास बैठी हुई ख्वाहिश को ही देख रहा था पर अनय और आरुषि वह दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। ख्वाहिश सबकी नजरों से बचकर एक जोरदार चिमटी सूरज की पीठ पर काट लेती है जिससे सूरज जो उसे देख रहा था वह एकदम से सीधा देखने लगता है। ख्वाहिश धीरे से बोली, अपनी लिमिट में रहिए, हमें ऐसे मत देखिए वरना हम आपको सबके बीच में शर्मिंदा करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। उसकी बात सुनकर सूरज की फेस पर एक स्माइल जाती है पर वो कुछ नहीं कहता और ना ही ख्वाहिश को देखता है क्योंकि वह फिर से सबके सामने एम्बेरस नहीं होना चाहता था। आरुषि की नजरें पूरे गार्डन में घूम रही थी जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो और वही हाल ख्वाहिश का भी था। वह भी रुद्राक्ष को ढूंढ रही थी पर रुद्राक्ष अपनी मीटिंग में था, वह यहाँ आया ही नहीं था। फंक्शन काफी बोरिंग चल रहा था, सब लोग एक एक करके दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाते हैं। तभी वहां पर गाना बजता है और सामने खड़े लड़के को देखकर रंजीत जी का चेहरा गुस्से से भर गया था और वही बाकी सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, खास करके ख्वाहिश और आरुषि के। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, दुल्हन यू शर्माए साजन जी घर आए, ए दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, माथे की बिंदिया या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए, दीवाने की चाल में फंस गई मैं इस जाल में, ए सखियों कैसे बोलो बोलो, मुझ पे तो ए दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो, जा रे जा झूठे तारीफे क्यों लूटे, तेरा मस्ताना या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए, ना समझे नादान है ये मेरा एहसान है, चाहा जो इसको कह दो, छेड़ो मुझको जान के बदले में एहसान के, दे दिया दिल इसको कह दो, तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने, तेरा दीवाना या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए, मेहंदी लाके गहने पाके, हाय रोके तू सबको रुला के, सवेरे चली जाएगी तू बड़ा याद आएगी, तू जाएगी तू बड़ा याद आएगी।